तो सुबह के बज गए 8 और वक्त हो गया है कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का। हम आपको बताएंगे कि कैसे बदलने वाला है यूपी। योगी सरकार ने क्या बनाया है खास प्लान, लेकिन उससे पहले आपको कोरोना का इस वक्त का अपडेट उत्तर प्रदेश का दे दें। बीते 24 घंटे में कोरोना के जो केसेस आए हैं उनकी संख्या है 269। बीते 24 घंटे में 269 केस आए हैं और कुल 6,991 का उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। इसमें एक्टिव केसेस 2,818 हैं और जबकि जो ठीक हो गए लोग उनकी संख्या 3,991 है। अब तक 1,820 प्रवासी कोरोना संक्रमित निकले हैं। 26 लाख के करीब अब तक आ चुके हैं। रोजाना सिलसिला चल रहा है। इनमें से 1,820 प्रवासी अब तक कोरोना संक्रमित मिले हैं और मेरठ से 12 केसेस मिले जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। एटा में 6 केसेस आए हैं। झांसी से भी केसेस आए हैं। 3 नए केस आए हैं जबकि एक की मौत हो गई है। एक्टिव केसेस की बात करें तो वो 2,818 है, 2,818 है, जबकि जो मरीज ठीक हो गए उनकी संख्या ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, 3,991 है और जो कुल केसेस अब तक आए वो 6,991 यानी कि 7,000 के लिए सिर्फ 9 केसेस का। तो 7,000 के पास ये संख्या पहुंच गई है, लेकिन बीते कुछ दिनों में केसेस में कमी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में जो केसेस आए हैं ये 269 है और राहत देने वाली बात यह है कि कानपुर, लखनऊ, आगरा, इन जगहों से लगातार केसेस बड़ी संख्या में आ रहे थे। उसमें थोड़ी कटौती हुई है, कमी देखने को मिली है, लेकिन मेरठ से लगातार केसेस आए हैं। 12 नए केसेस मेरठ से आए हैं जिसमें एक 78 साल के बुजुर्ग की कोरोना के चलते मौत हो गई है। अब हम बात करेंगे योगी सरकार के उस प्लान की जिसे लॉकडाउन के दरमियान ही इंप्लीमेंट करने की तैयारी है। दरअसल योगी सरकार का फोकस अब यूपी को निर्यात का बड़ा हब बनाने की तरफ है, जिसका प्लान लगभग तैयार है और सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है, जो जल्द ही लग भी सकती है। एबीपी गंगा को मिली जानकारी के मुताबिक मेक इन यूपी ब्रांड विकसित किया जाएगा, जिससे साफ है कि अब दुनिया में यूपी का डंका बजाने का प्लान है और इसमें पहले से चल रही एक जिला एक उत्पाद योजना काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्लान पहले से चल रहा है। अब योगी सरकार मेक इन यूपी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट, नई रणनीति बनाने में लगी है। अब ये कई तरह की छूट आकर्षित कर सकती है उन उद्यमियों को जो चाहते हैं कि सरकारों से उनको सहूलियत मिले। वो जगह जहां पर स्किल्ड लेबर हो, वो जगह जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वो जगह जहां से उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आसानी हो, रॉ मटेरियल इजीली जहां पर पहुंच सके। तो मेक इन यूपी का प्लान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। लेबर की यहां पर किस तरह की कोई कमी नहीं है। 26 लाख प्रवासी वापस लौट गए, उससे पहले ही बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं। अब इसका मकसद यही कि अब जो निवेश है वो बढ़े, निवेश बढ़े तो रोजगार बढ़े और रोजगार बढ़े तो जो 1 ट्रिलियन का सपना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो साकार हो। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, लोग जानना चाह रहे हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं जानना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद देश के अलग अलग राज्यों के लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि योगी सरकार क्या करने जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रवासी अगर कहीं लौटे हैं तो उत्तर प्रदेश में लौटे हैं और इतनी बड़ी संख्या को रोजगार देना, क्या प्लान है? ये जो मेक इन यूपी का कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है? क्या बातचीत इस कॉन्सेप्ट को लेकर हुई है? राजीव, देखिए, ये जो कोरोना की वैश्विक महामारी है, जब पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है, यूपी सरकार लगातार इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश आ सकें, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। पूरे देश में अगर प्रवासी श्रमिक कहीं सबसे ज़्यादा लौटे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में लौटे हैं। 26 लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक लौटे हैं और अब योगी सरकार उनकी स्किल मैपिंग कर रही है। पहली सरकार है पूरे देश में जो
अपने श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर रही है। तकरीबन 15 लाख जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी स्किल मैपिंग भी हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक 5 लाख ऐसे स्किल से जो हम कहें तो पूरी तरह से तैयार हैं, ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए जो अलग अलग उद्योग हैं उन्होंने सरकार से संपर्क भी किया है कि हमें ऐसे लोग चाहिए। और अब कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश को एक निर्यात या एक्सपोर्ट का हब बनाया जाए। जो बात आपने कही, मेक इन यूपी के जो प्रोडक्ट हो उसकी पूरी दुनिया में एक डंका बजाया जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है वो काफ़ी कारगर साबित होगी। साथ ही साथ कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, जैसे हर ज़िले में जो DM होगा वो एक निर्यात बंधु की स्थापना करेगा। ज़िला उद्योग बंधु पहले से उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये निर्यात बंधु होंगे और यहाँ पर वो जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उनको क्या सहूलियतें दी जाएं जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है, चाहे वो ODOP का हो, MSME का हो, उनका जो प्रोडक्ट है वो देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में निर्यात किया जा सके। इसके लिए निर्यात बंधु का गठन किया जाएगा जल्द। साथ ही साथ जो छोटी इकाइयाँ निर्यात करेंगे और उनका निर्यात 50% बढ़ जाएगा तो उनको 1 करोड़ रुपए जो है वो अधिकतम 1 करोड़ उनको प्रोत्साहन राशि देने की भी एक योजना है। वो निर्यात बंधु के माध्यम से सरकार के पास भेजी जाएगी उसकी जानकारी और उसके बाद वहाँ से ये छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो MSME सेक्टर की जो इकाइयाँ होंगी अगर उनका निर्यात बढ़ता है 50% तो 5 साल तक उनको जो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस होते हैं, शुल्क जो होता है उसमें भी छूट देने की एक योजना है। ये सारा जो प्रपोजल है वो लगभग रेडी है और जल्द एक कैबिनेट में कहा जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इसको जो है स्वीकृति भी मिल सकती है। उससे पहले राजीव आप देखिए, जब सरकार ने कुछ समय पहले जो कैबिनेट की उसमें क्या किया, MSME सेक्टर में अगर कोई आता है, कोई नई जो इकाई है वो स्थापित करता है तो उसके लिए कितनी छूट दी है, यानी 3 साल तक। पहले 900 दिनों तक आपको किसी कागज की जरूरत ही नहीं है। 900 से 1000 दिन, जब 100 दिन बचे तब आप अपने कागज अप्लाई करिए और रजिस्ट्रेशन कराइए और तब रजिस्टर्ड होइए। पहले आप अपनी इकाई शुरू कर दीजिए। इसकी सराहना भी होनी चाहिए, लेकिन मैं अब अनुभव आपसे ये समझना चाहूंगा कि कई बार कहने में चीज़ें आसान होती है लेकिन जब उनको करने पर बात आती है, जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो बहुत मुश्किल होती हैं। चुनौतियां क्या होंगी इस वक्त योगी सरकार के सामने? सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? मेक इन यूपी एक हब बनाना, एक एक्सपोर्ट हब यूपी को बनाना है, चुनौतियां क्या क्या होंगी? देखिए राजू, सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल उसकी रफ्तार मंद पड़ी है। जब लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी यानी खरीदने की क्षमता नहीं होगी तो फिर आप कोई भी प्रोडक्ट का उत्पाद कर लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, वो कहीं अगर बिकेगा नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हम डिमांड और सप्लाई की चेन से भी जोड़कर देख सकते हैं। जिस चीज़ की डिमांड नहीं होगी उसकी सप्लाई कैसे की जाएगी, ये एक बड़ी वजह। और बहुत सारे जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये वैश्विक महामारी आई, लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो ये किस तरीके से बढ़ेगी, क्या 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 मान लीजिए कोई औद्योगिक इकाई लगती है तो ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वो जो प्रोडक्ट उत्पाद करेंगे उसकी बिक्री होगी, यानी उसको खरीदार मिलेंगे। तो ये केवल यूपी सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज एक बड़ा चैलेंज है कि तमाम जगहों पर, तमाम सारी जगहों पर ये कहा जा रहा है कि हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, पर ये कैसे इंडस्ट्री को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बाइंग कैपेसिटी है वो बड़ी रहेगी, लोगों के पास पैसा होगा या नहीं होगा पर्याप्त उतना उसको खरीदने के लिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जानना चाहूंगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट काफी लंबे से समय से चल रहा है, लेकिन वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिससे योगी सरकार को इस संभावनाएं दिख रही है कि हम इसको एक्सपोर्ट हब के तौर पर बना सकते हैं और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए राजीव, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी के वो प्रोडक्ट हैं उन शहरों की, जैसे लखनऊ की अगर बात करिए, लखनऊ की चिकनकारी पूरी दुनिया में मशहूर है। इससे पहले क्या था, चिकनकारी का काम होता था लेकिन वो एक हैफेजर्ड मैनर में होता था, यानी अलग अलग लोग करते थे। फिर जब बीजेपी सत्ता में आई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जब कॉन्सेप्ट आया तो एक व्यवस्थित ढंग से किया गया। इसी तरह मुरादाबाद का जो पीतल का काम है उसको भी व्यवस्थित ढंग से किया गया। मेरठ में जो खेल के सामान बनते हैं, आजमगढ़ के निजामाबाद में जो मिट्टी का काम होता है, तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो खादी विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसने अमेजन के साथ डील की है। यानी आपके जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, जो 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 छोटे एमएसएमई हैं, या फिर हम कहें तो बिल्कुल कुटीर उद्योग हैं, उनको अब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में मिल रहा है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस भी कर सकें, उसको बेच भी सकें। तो इस तरह की योजनाएं ओडीओपी में सरकार ने शुरू की है और इसका लाभ जो है वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनको मिल भी रहा है। जी, अनुभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद अब मेक इन यूपी का कॉन्सेप्ट, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अब मेक इन यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रोडक्ट्स बनेंगे। जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बनते हैं उनको और बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा और एक्सपोर्ट करने का इरादा है। इसको लेकर खूब चिंतन मंथन हुआ है और उन इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन उद्यमियों को भी फायदा पहुंचाया जा सकता है। तमाम तरह की रियायतें उनको दी जा सकती हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस शब्द हटाकर एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अदिति सिंह ने नया रास्ता तैयार करना क्या शुरू कर दिया है। इससे पहले भी अदिति सिंह और कांग्रेस के बीच में दूरियां कई बार दिख चुकी हैं। उस वक्त भी दूरी दिखी थी जब प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलाने के मुद्दे पर अदिति सिंह ने कांग्रेस की लाइन से बिल्कुल हटकर बयान दिया, अपना अलग रुख दिखाया, यूपी सरकार के काम की तारीफ की और इस मुद्दे पर कांग्रेस को राजनीति ना करने की नसीहत अदिति ने दी। अब नवंबर महीने में यूपी सरकार के बुलाए विशेष सत्र में शामिल होने पर पार्टी ने उस वक्त अदिति सिंह को नोटिस जारी किया था और विधानसभा अध्यक्ष को अदिति सिंह की सदस्यता खत्म करने के लिए चिट्ठी तक लिख दी गई थी। तो ये ट्विटर हैंडल से INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने हटा दिया है अदिति सिंह। पहले INC उनके प्रोफाइल के साथ था, लेकिन अब उन्होंने INC हटा दिया है। अब खबर जो हम आपको देने जा रहे हैं वो प्रयागराज से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि सुपारी किलर पकड़ा गया है प्रयागराज में। ये सुपारी किलर इनामी बदमाश है, इनामी है। 1 लाख रुपए का इनाम इस बदमाश के ऊपर और ये आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। प्रयागराज पहुंचा था मर्डर करने के लिए, सुपारी ली थी इसने। नैनी में 2 लोगों के मर्डर की सुपारी ली थी। बदमाश से राइफल बरामद की गई है, पिस्टल बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच ने बदमाश के साथी को भी पकड़ा है। तो जिन लोगों का ये मर्डर करने के लिए पहुंचा था, जिन लोगों की मर्डर की इसने सुपारी ली थी, उनका खुलासा नहीं किया गया उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने बताया जा रहा है कि इस शख्स को, जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको सुपारी दी थी इन 2 बड़े प्रतिष्ठित लोगों की हत्या करने की। खबर अब मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। 2 गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। इनके पास से 4 तमंचे, कारतूस और गौकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं और मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तार हुए हैं। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। बता दें कि ये शातिर गौ तस्कर लंबे समय से इस तरह की वारदातों में लिप्त थे। हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा अपराधों में लिप्त रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। तो 2 घटनाएं आज हुई हैं। कामयाबी प्रयागराज में मिली, ये कामयाबी बड़ी कामयाबी है क्योंकि सुपारी किलर 1 लाख का इसके ऊपर इनाम था। इससे आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कुख्यात यह अपराधी था। तो दूसरी तरफ गौ तस्करों को पकड़ा है और दोनों हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। तो जो प्रयागराज में पकड़ा है या मीठी का रहने वाला बताया जा रहा है। कोरोना संकट से निपटने में जुटी यूपी सरकार ने कुछ दिनों पहले प्रदेश में तबादलों पर 31 मई तक के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर कई अफसरों के तबादले शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत पुलिस महकमे से कर दी गई है। एक दिन पहले ही सरकार ने 10 IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया था और जल्द ही ये लिस्ट और बड़ी होने वाली है। लेकिन क्या है अचानक हो रहे इन तबादलों की वजह, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बकवास मत बंद करो अपना, ठीक है। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है यहाँ पे। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी, एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने यहाँ पे, पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था।
कोरोना संकट के शुरुआती दौर में अफसरशाही के निकम्मेपन पर नाराज सीएम योगी की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जब 30 मार्च को नोएडा के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने जिले के डीएम बीएन सिंह का तबादला कर दिया था। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है यहाँ पे। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने यहाँ पे, पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। ठीक उसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में फेरबदल का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को 10 आईपीएस अफसरों के साथ हो चुकी है और सूत्रों की माने तो बहुत जल्द कई और आईपीएस अफसरों के तबादले की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। उत्तर प्रदेश में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 10 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था पीवी रामाशास्त्री को हटाकर उनकी जगह प्रशांत कुमार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। पीवी रामाशास्त्री को एडीजी विजिलेंस बनाया गया है। इसके अलावा राजीव सब्बरवाल एडीजी मेरठ जोन, अंजू गुप्ता एडीजी पीटीएस मेरठ, लक्ष्मी सिंह आईजी लखनऊ रेंज, दीपेश जुनेजा बने एडीजी कार्मिक, एलवी एंटोनी देव कुमार एडीजी सीबीसीआईडी और नीरा रावत एडीजी वीमेन पावर लाइन बनी हैं, जबकि बीके सिंह को पीएसी के साथ एडीजी सुरक्षा का प्रभार मिला है। वहीं आईजी रेंज लखनऊ एसके भगत गृह विभाग के सचिव बने हैं। आपको बता दें कि कई महीनों के बाद 10 सीनियर अफसरों का तबादला किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत 10 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए और कुछ और आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची पर काम चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर सरकार ने 12 मई को जो ट्रांसफरों पर रोक लगाने का आदेश दिया था उसका क्या? सरकार ने दलील दी थी कि कोविड-19 के चलते 31 मार्च तक सूबे में कोई तबादला नहीं होगा, और जब तबादला न होने का आदेश दिया गया तो 14 दिन में ही यह आदेश कैसे दम तोड़ गया। इसके पहले सीएम योगी ने 14 मई को आदेश जारी करते हुए कोरोना संकट को देखते हुए प्रदेश में तबादलों पर 31 मई तक रोक लगा दी थी, लेकिन अब सरकार ने अपने फैसले को पलटते हुए एक बार फिर बड़े पैमाने पर फेरबदल शुरू कर दिया है। लेकिन पुलिस महकमे में अचानक इस तबादले के पीछे बड़ी वजह प्रदेश में बीते कुछ दिनों में तेजी से बढ़े अपराध के मामले बताए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के शुरुआती 2 चरणों में अपराध के रिकॉर्ड में काफी कमी दर्ज हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में एक बार फिर यूपी के तमाम हिस्सों में अचानक अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। इसके अलावा 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को भी तबादलों की बड़ी वजह माना जा रहा है। सरकार के लोग इसके पीछे सुशासन की नीति बता रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा उन्हीं को देखते हुए सरकार ने यह मोर्चाबंदी शुरू की और अपने ही आदेश को किनारे कर दिया। अब खबर बागपत से, जहां पर नाग नागिन के जोड़े को बेरहमी से मार डाला गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मामला छपरौली के बदरखा गांव का है, जहां पर लोगों को नाग नागिन का जोड़ा आबादी वाले इलाके में दिखाई दिया तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और लाठी से उन्हें मार दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और ये तस्वीरें वन्य जीव प्रेमियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। जब ये जोड़ा किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा था तो फिर क्यों उनको ऐसे मार डाला गया? चले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
खबर अब भदोही से, जहां पर एक कोरोना संदिग्ध की मौत के बाद उसके दाह संस्कार को लेकर हंगामा हो गया। मामला गोपीगंज इलाके का है, जहां पर मृत शख्स का दाह संस्कार करने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पहुंचे, लेकिन वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने शव को एम्बुलेंस से उतारने का विरोध करते हुए एम्बुलेंस और पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एम्बुलेंस कर्मी घायल हो गए। एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि संतोष पांडे नाम का शख्स हाल ही में मुंबई से लौटा था, लेकिन अस्पताल शिफ्ट करते वक्त ही उसकी मौत हो गई। पुलिस वाले मारे, पुलिस वाले मन मारे